Hello everyone, welcome you all at Master Learners YouTube platform. My dear students, आज मेरे साथ आर्यन जायसवाल हैं सोनभद्र यूपी से, जिन्होंने एसएससी जेई में सीपीडब्ल्यूडी में अपनी सीट सिक्योर कर ली है। मैं आपको इनके बारे में बताऊं स्टूडेंट्स, ये एनआईटी अगरतला से 2022 बीटेक पास आउट हैं। इन्होंने एसएससी जेई में रीजनिंग में 47.5 मार्क्स सिक्योर किए, जीएस में 28.5 मार्क्स सिक्योर किए और टेक्निकल में 70 मार्क्स। और फाइनली इनका सिलेक्शन मेंस में भी हुआ इस बार। ये इनका सेकेंड अटेम्प्ट था। मैं आपको इनके अटेम्प्ट्स के बारे में बताता हूं। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, लेकिन मेंस में रिजेक्ट हो गए। इस बार प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इनका सिलेक्शन हुआ। सबसे पहले आर्यन, मैं आपको ढेर सारी बधाई देना चाहूंगा इस अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सर। आर्यन, एक बात ये बताइए, आपने रिजल्ट आपके फ्रेंड ने बताया या आपने खुद देखा? और जब रिजल्ट देखा तो आपकी क्या फीलिंग थी? वो मोमेंट आप शेयर करिए। सर एक्चुअली मैं अपने दोस्तों के साथ ही था उनके रूम पे, जी। और हम लोग पढ़ ही रहे थे कुछ। तो फिर एक दोस्त का कॉल आया, कॉलेज फ्रेंड था, तो उसने बोला भाई रिजल्ट आ गया, चेक कर लो, नाम तो है, बस उसे डिपार्टमेंट नहीं पता था कौन सा है। तो फिर अच्छा। मैंने बोला अपने साथ वालों को कि भाई चेक करो। तो मैंने देखा उसमें डी लिखा हुआ था, तो फिर डी में बोला कौन सा डिपार्टमेंट है, मतलब ऐसे एक्साइटमेंट में मुझे भी याद ही था। तो फिर उन्होंने बताया भाई सीपीडब्ल्यूडी है। घर पे फोन करके आपने परिवार में जब बताया तो उन लोगों का क्या रिएक्शन था? सर मैंने मम्मी को कॉल किया था पहले, तो वो बहुत खुश हुई। फिर पापा से बात हुई, तो फिर उन्होंने बोला, सबने बधाइयाँ दी और सब कुछ थे बहुत। अच्छा, आपसे ढेर सारी बातें होंगी आगे। मुझे सबसे पहले एक बात ये बताइए कि क्या आपने एसएससी जेई में पहले ही सोच रखा था कि सीपीडब्ल्यूडी ही हमको लेना है, यही डिपार्टमेंट चाहिए? या मतलब बताइए, आपने पहले से क्या प्लान कर रखा है? पहले से यही प्लानिंग थी, यही डिपार्टमेंट चाहिए, या कोई और, या मिल गया बस बीच सर में? एक्चुअल में मैंने सोचा था, जी। हाँ मैंने सोचा था कि मुझे सीपीडब्ल्यूडी चाहिए, तो फिर उसके लिए और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से मैंने प्री पे पहले फोकस किया कि प्री में अगर नंबर ज़्यादा होंगे तो फिर सीपीडब्ल्यूडी मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो मैंने प्री अच्छे से दिया प्रिपेयर करके, क्योंकि मेंस तो सबके लिए ऑलमोस्ट बराबर ही होता है। टेक्निकल जी। जिसका अच्छा है उसका मेंस तो अच्छा ही होगा। तो प्री में मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया, एप्टी पोर्शन पे, जीएस पोर्शन पे। एंड स्पीड, मेन तो प्री में स्पीड का भी मैटर रहता है, क्योंकि वहाँ 200 सवाल करने हैं आपको 120 मिनट में। तो वहाँ स्पीड भी ज़्यादा मैटर करती है, तो वहाँ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस मैटर करते हैं प्री में। तो मेरा मेन फोकस पहले प्री था, और जब प्री में मेरे नंबर आ गए तो फिर तो मैं था कि हाँ अब इतने नंबर आ गए तो फिर सीपीडब्ल्यूडी तो मिल जाना चाहिए। मेंस में नॉर्मल अगर स्कोर हो जाएगा अच्छा एवरेज से तो फिर मिल जाएगा सीपीडब्ल्यूडी। तो सीपीडब्ल्यूडी ही लेगा सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। जो आपने सोचा वो आपको मिला। अच्छा, हम बात स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी की कि जी ऐसा सर। एसएससी जेई का जो एक्सपीरियंस है, ज्यादातर उन बच्चों का सिलेक्शन जरूर हो जाता है जो रीजनिंग में अच्छा परफॉर्म कर जाएं, क्योंकि जीएस जो है वो थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो उसके लिए बच्चे ये प्लान करते हैं कि 45 मार्क्स मिनिमम सिक्योर कर लिए जाएं। लेकिन वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती हम्म। है कि रीजनिंग में जो है स्पीड बनाना, स्पीड के साथ एक्यूरेसी। बहुत ज्यादा स्पीड में चलोगे, गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो ये आपने कैसे प्लान किया? और हम्म। आपके मार्क्स तो आ गए, 47.5 मार्क्स आ गए रीजनिंग में, और ऑलमोस्ट सिलेक्शन यहां से आपका क्लियर हो गया कि प्रीलिम्स में अब तो हो गया सिलेक्शन। क्या किया आपने? सर एक्चुअली मतलब इसके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो एफटी वाला पोर्शन है और जीएस वाला पोर्शन है, वो 1 घंटे में दोनों पोर्शंस आपके कवर हो जाने चाहिए। 1 घंटा टेक्निकल को देना है, तो उसके लिए स्पीड मैटर करेगी ही करेगी। और मतलब जैसे एफटी में है कि आपने कोई सवाल देखा, तो अगर वो आ रहा है तब तो ठीक है, बन जाएगा, लेकिन कुछ स्किप भी करना पड़ेगा, तभी आप टाइम से यूटिलाइज करके कर सकते हो उसको। तो मैंने वही देखा कि हाँ मतलब ये सवाल स्टार्टिंग में कर लेंगे तो हो जाएगा, जो स्किप हो गया वो बाद में भी देखे जा सकते हैं टाइम बचने पे। तो पहले बिल्कुल। वो मैटर करता है। और सर एफटी के लिए तो मैक्सिमम चीज है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा वो। तो टेस्ट सीरीज से भी बहुत प्रैक्टिस हो गई थी,
तो वही चीज थी। और अच्छा, जीएस का मास्टर क्या है सर लर्नर कि का। जी जी, बताइए, जी बोलिए बोलिए। जीएस जीएस का क्या है सर कि जीएस तो टेक्निकल बैकग्राउंड जैसे हम लोगों का है, तो हम लोग का उतना स्ट्रांग होता नहीं है। बिल्कुल। जैसे हिस्ट्री हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ये सब चीजें उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो मेरा मेन फोकस था कि जो जनरल साइंस होता है वो बेसिक होती है 11 12 तक की, तो वो स्टडी कर लिया जाए। और जो स्टैटिक पोर्शंस होती हैं, स्टैटिक पोर्शन जैसे पॉलिटी है, तो उसमें कुछ कुछ पोर्शंस आते ही हैं, तो वो याद किए जा सकते हैं। तो मैंने वही किया था, तो उसमें भी बन गए नंबर ऑलमोस्ट। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई यहाँ जो लोगों को ध्यान देना चाहिए। इन्होंने कहा कि मैंने पेपर को ही डिवाइड कर लिया 2 घंटे में, 1 घंटे टेक्निकल के लिए और 1 घंटे जीएस और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए, ठीक? जी और सर। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, देखो इसका नाम ही है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो कुछ क्वेश्चन जी जो सर। है मतलब कम टाइम लेते हैं जिसमें आप टाइम बचा सकते हो। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे मैं बात करूं ब्लड रिलेशंस की बात करूं, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, जहां टाइम लगता है और जिन टॉपिक्स को पहले ही फोकस करना चाहिए बच्चों को, खूब प्रैक्टिस करना चाहिए, टेस्ट सीरीज देना चाहिए। तो हम्म। जितना प्रैक्टिस आप किए रहोगे वहां टाइम आप निकाल सकते हो। रीजनिंग के क्वेश्चन या यूं पूरा कह लो कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बट स्पीड मैटर करती है, जिसको यहाँ आर्यन ने बड़े प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि कैसे इसको क्रैक करना है। आगे मैं बढ़ता हूं, आपको प्रीलिम्स प्रैक्टिस प्रोग्राम जो मास्टर लर्नर का था वो कितना हेल्पफुल रहा? प्रीलिम्स हम बहुत अच्छे हेल्पफुल था हमारे लिए। जैसे मेरे बैच के जो पिछले साल वाले थे जिन्होंने क्रैक किया है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि ये प्रीलिम्स मास्टर प्रोग्राम आता है आईएएस मास्टर का। तो जी मैंने भी ज्वाइन किया, और मतलब जो स्ट्रेटेजी होती है जो सर लोगों ने बताया, आपने भी बताया था सर कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, तो वो स्ट्रेटेजी जी काफी हेल्पफुल होती है। और जो शॉर्ट नोट्स होते हैं आप लोगों के, वो सर मैंने लास्ट तक पढ़ी थी। टेक्निकल के जितने सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स थे, उसी से मैंने सब कुछ कवर किया था टेक्निकल। और जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो तो टेस्ट सीरीज में आ ही जाती हैं। तो शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्पफुल थे, और स्ट्रेटेजी और बीच बीच में सर जो जो भी बताते थे वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके लिए देखिए, काफी शॉर्ट नोट्स फोकस्ड क्या होती है होता उस चीजें। है, शॉर्ट नोट्स जो है लास्ट टाइम पे आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि देखो पूरी प्रिपरेशन जो है, पूरे साल भर आप मेहनत करते हो, लास्ट में आपके पास 10 15 20 दिन बचे हैं, अब पेपर होना है। उस टाइम अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, तो मतलब फिर वो दिक्कत होती है। पूरा पढ़ने में टाइम लगता है। शॉर्ट नोट्स में एक बार रिवाइज कर लिया, 2 बार रिवाइज कर लिया, जहां टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन में हम फंसे उसको रिवाइज कर लिया। आर्यन, आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई। आगे बढ़ते हैं, जी हमको सर। ये बताइए कि पीवाईक्यूज का कितना रोल रहता है एसएससी जेई की प्रीलिम्स प्रीलिम्स के लिए? सर पीवाईक्यू मैंने, ये आईएएस मास्टर की जो आती है प्रीलिम्स वाली, वो ऑल जितने पीवाईक्यूज थे वो बुक मैंने उठाई थी। उसी बुक में जी मतलब सारे पीवाईक्यूज तो मतलब एटलीस्ट 2 3 बार तो किए हुए होने चाहिए, एटलीस्ट 2 3 बार। तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्कुल। बिल्डअप होता है, और पैटर्न पता चलता है कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं। तो मतलब उससे डेविएट भी ज्यादा नहीं करना है, और जिस टाइप के आ रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो ये इस टाइप में बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी वो बुक, काफी। अच्छा, एक बड़ा जो क्वेश्चन हम लोगों के लास्ट टाइम सामने आया था जब बच्चे का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, तो बहुत बच्चे कह रहे जी थे सर। कि सर अब ये मेंस का जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव हो चुका है, तो सर हम्म। का नेचर नहीं पता, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो मेंस क्या होता था, वो सब्जेक्टिव होता था, कन्वेंशनल था। तो आपको क्या डिफरेंस मिला? आपने कैसे स्ट्रेटेजी बनाई पहले से ही? कहां से क्या प्रैक्टिस किया? कैसे मतलब कि आप मेंस को पूरी तरह से क्रैक कर पाए? और थोड़ा मेंस का अपना एक्सपीरियंस बताओ, किस टाइप के क्वेश्चन आपने फेस किए? सर एक्चुअली क्या हुआ था कि पिछले साल जब मैंने क्वालिफाई किया था, तो मेंस में मुझे भी ये आइडिया नहीं लगा कि पहली बार पेपर हो रहा है, मेंस का ऑब्जेक्टिव किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो मुझे भी उतना आइडिया नहीं था। तो जी मैं तो ऑलमोस्ट गेट ईएससी की मतलब उस टाइम पे कोचिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा, अगर 3 नंबर के एक सवाल है, तो मैंने न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा फोकस होकर चला गया था मैं।
लेकिन जी, एक्चुअल में क्या होता है कि ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ये एसएससी पूछती नहीं है क्योंकि टाइम रिस्ट्रेंट हो जाता है फिर। और वही है कि डिप्लोमा लेवल भी पेपर सेट करना होता है एक तरीके से, तो वो न्यूमेरिकल पोर्शन काम नहीं करता है। न्यूमेरिकल होते हैं लेकिन 10-15% ज़्यादा नहीं थे। तो फिर थ्योरेटिकल मेरा थोड़ा उस टाइम वीक था, तो उस टाइम नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा इस बार कि हाँ, इस बार थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फोकस करना है एसएससी पे। तो फिर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फिर मैंने अलग-अलग टेस्ट सीरीज़ लगाई। तो उसमें जो थ्योरी वाले क्वेश्चन्स थे, जैसे फैक्चुअल डेटा थे जो भी, जो डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से जो आ सकते थे, वो भी मैंने नोट किया अलग से, जो भी मेरे गलत हो रहे थे या जो मेरे को नहीं आता था। तो वो सब जी। मैंने नोट करके ऑलमोस्ट फिर उसको स्टडी किया और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस पर ज़्यादा फ़ोकस किया था। तो पेपर भी उसी और इस टाइप का आया बार था, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इस से ही बार आया था। थियरी वाला वो पोर्शन ज़्यादा पूछा भी गया। हाँ, हाँ, थ्योरेटिकल बहुत था, डेटा भी था बहुत, डेटा पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत सारा था उसमें। जी, जी, तो इस जी। बार थोड़ा काम कर गया स्ट्रैटेजी, तो ठीक था इस बार। बिल्कुल, देखिए मैं कह तो रहा हूँ इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा कि भई देखो ये एकदम नया एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा बार हुआ नहीं है, प्रीवियस ईयर भी बहुत ज़्यादा नहीं है इसका, ठीक है? जी जो सर, कुछ जी सर। इधर-उधर टेस्ट सीरीज़ जिन्होंने बनाया, अपने हिसाब से सोच के बनाया, प्रिज़्यूम करके कि ऐसा होगा, बट एक्चुअल पेपर हुँ, जो दे के आया है वही अच्छे से बता सकता है। अब मैं थोड़ा-सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन शायद आपको लगे, मैं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने एनआईटी से बीटेक किया, 2022 के पास आउट है। जब एक जी सर। बच्चा बीटेक पास आउट करता है तो उसके सामने कई सारी चीज़ें होती हैं, कि या तो मैं प्राइवेट सेक्टर में चला जाऊँ, जॉब स्टार्ट कर दूँ, या तो मैं गेट की हुँ, प्रिपरेशन करूँ, ठीक-ठाक रैंक आ गई तो एमटेक कर लेंगे, नहीं तो पीएसयूज़ में चला जाऊँगा। अगर मेरे को ईएससी प्रिपरेशन करनी है तो वहाँ चला हुँ। जाऊँगा। दूसरा हमारे पास एक ऑप्शन है एसएससी जेईई। तो क्या आप किस एग्ज़ाम को आप कैसे फ़िल्टर किए? मतलब रूल आउट किए, इतने सारे अपॉर्च्युनिटी हैं बीटेक बीटेक के लिए जो बंदा बीटेक किया हुआ है, उसके लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी होती है। डिसाइड करना होता है कि वो किस फ़ील्ड के लिए राइट कैंडिडेट जी सर, जी। है ना? तो आपने कैसे डिसाइड किया? क्या एसएससी जेईई पे ही फ़ोकस था या पहले आपने गेट की प्रिपरेशन करी, फिर आप इस प्रिपरेशन में आए? थोड़ा इसके बारे में बताइए कि कैंडिडेट को किस तरीके से अपने मतलब एक तरह से है ना कि मैं यही रास्ता चुनूँ और ये मेरे को सही मंजिल तक ले जाए, वो आपने कैसे किया? हाँ, सर एक्चुअली क्या था कि मेरा कॉलेज पास आउट होते ही मेरी जॉब लगी थी एल&टी में। तो मैंने 22 में कोचिंग नहीं जॉइन किया था, मैंने 22 में जॉब किया था। ऑलमोस्ट 8 मंथ्स मैंने किया था वहाँ पे एल&टी में। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मतलब जो सिविल वालों के लिए है, वो प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सही नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर इज़ बेटर इन एवरी फील्ड। कुछ भी जी, हो, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर सिविल के लिए सही है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी तो मेरे पास टाइम है, तो मैं अगर अभी ड्रॉप भी ले लेता हूँ, जॉब छोड़ दूँगा, जॉब तो बाद में भी लग जाएगी अगर फ़ोकस करूँगा तो। फिर मैंने सोचा कि हाँ, स्टडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने फिर ड्रॉप ले लिया जॉब से, छोड़ दिया मैंने। फिर मैंने 23 का बैच जॉइन किया था, गेट एंड ईएससी के लिए। तो फिर वहाँ से मैंने टेक्निकल सही से किया प्रॉपर्ली, तो टेक्निकल कवर हो गया था। तो फिर मतलब ऐसा रहता है कि आपका कोई एग्ज़ाम नहीं निकला, जैसे गेट ईएससी हुआ नहीं 23 वाला, तो फिर कॉन्फिडेंस एकदम अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था मैं। फिर मुझे लगा ठीक है, एक बैकअप होना चाहिए, तो फिर मैंने सोचा कि एसएससी है, तो इसको कर लेते हैं, बैकअप बिल्कुल। अच्छा हो जाएगा, फिर उसके बाद ईएससी ईएससी कर सकते हैं बाद में आराम से। तो फिर मैंने एसएससी पे फ़ोकस किया थोड़ा और हो गया, मतलब स्ट्रैटेजी से तो फिर ठीक है, एक हो गया। मतलब ऐसे खाली बिल्कुल। नहीं बैठना चाहिए, अगर आपके पास बैकअप मिल रहा है, कोई और एग्ज़ाम आपको लग रहा है कि आप बैकअप से फिर बाद में अपना फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो, तो आप कर लो, कुछ भी करके। इसमें वो था कोई सर। वो नहीं है, इस तरह से प्लान करना चाहिए कि आपका टाइम भी एक तरह से वेस्ट ना हो और सही रास्ते पर चलते रहो। इसी से आगे मेरा क्वेश्चन है अब आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? सर इस बार ईएससी में रेलवे आ गई है, आईआरएमएस, तो फिर मैं वही सोच रहा था कि हाँ, ईएससी इस बार अच्छे से देना है और अच्छे से देना है, क्रैक करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि एसएससी जेईई में जब प्रीलिम्स होने वाला था, लास्ट 1 मंथ थे आपके, उस टाइम आपने टेस्ट सीरीज़ को कैसे यूटिलाइज़ किया?
और टेस्ट सीरीज का क्या रोल, आप क्या कहेंगे कि एसएससी जेई में कितना इंपॉर्टेंस रहता है टेस्ट सीरीज का? कैसे प्लान किया जाए उस लास्ट 1 मंथ को? क्योंकि एक्चुअल में हमारे साथ भी बच्चे जब आते हैं, डाउट पूछते हैं कि सर ये बताइए, अभी तो सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अभी मैं पूरा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दूं कैसे? तो आपने कैसे इन सबको कैसे टैकल किया? हाँ, सर एक्चुअल में क्या था कि टेस्ट सीरीज जो है वो मेन होता है आप टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो उसमें। आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें आएँगी, बहुत सारी चीज़ें नई भी मिलेंगी, तो उसपे मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें नई मिल रही है, तो आप उसको नोट कर लो एक जगह, इकट्ठा कर लो और वो मेन होता है प्रीलिम्स के लिए टाइम मैनेज करना कि आप कैसे कर रहे हो। आप पहले पोर्शन्स डिवाइड करो, कौन से सेक्शन से आप पहले स्टार्ट कर रहे हो, उसको कितने टाइम में कर रहे हो आप और आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा ही कम होती है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है एग्ज़ाम में। तो मैंने एक्यूरेसी पहले मेंटेन करना सीखा, मतलब जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो पहले कम होती थी, फिर धीरे-धीरे बढ़ती गई लास्ट के एंड में। तो फिर वही एक्यूरेसी पे काम करना चाहिए लास्ट में, प्रीलिम्स के और स्पीड पे, 2 चीज़ मैटर करती है। बस मैंने एग्री। वही किया। हाँ। टेस्ट सीरीज क्या है? आपने कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कर लिया, एग्जाम से पहले कोई एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जो आपको एसेस करके आपके स्ट्रॉन्ग एरिया प्लस आपके वीक एरिया को बता दे। मतलब हुँ, किस सब्जेक्ट में और किस टॉपिक में आप लीड कर रहे हो, कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, उसकी बाकायदा एनालिसिस करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज देना ही इंपॉर्टेंट यस सर। इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी पूरी हुँ, एनालिसिस हुँ। होनी चाहिए कि आपने कहाँ गलती करी, किस टाइप की मिस्टेक है, कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रही है या वो सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा है आपने। अगर नहीं पढ़ा है हुँ, हुँ। तो ठीक है, वो लाइनअप है, आप पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पढ़ा है तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये सारी बातें होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए मान लीजिए आपका प्रीलिम्स हो गया, पहली बार हुँ। आपका मेंस में नहीं हुआ, क्या आखिर जी ऐसी सर। कमी रह गई थी जो मेंस में नहीं हुआ? नेक्स्ट टाइम आपने क्या ऐसा प्लान किया कि जो है सेकेंड अटेम्प्ट में आपका मेंस में भी हो गया? वो जरा शेयर करिए। सर पिछले बार क्या था कि प्री और मेंस के बीच में टाइम मतलब रिजल्ट प्री का रिजल्ट आने के बाद और मेंस में टाइम काफ़ी कम था। तो फिर उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि मतलब किस टाइप का पैटर्न होगा, क्या होगा, तो उसमें एक कन्फ्यूज़न हो गया था। और फिर बाकी चीज़ें भी क्लियर नहीं थी बहुत सारी, मतलब कॉन्सेप्चुअल लैग भी था और सब्जेक्ट में और भी प्रॉब्लम्स थी। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू मेरा सही नहीं था, न्यूमेरिकल तो ठीक था, कर लेता था, पर थ्योरी में मुझे दिक्कत होती थी। तो फिर मैंने इस बार प्लान किया था वही चीज़ कि इस बार टाइम तो है, इस बार टाइम मिला था प्रॉपरली, तो फिर मैंने मैनेज किया। इस बार टेस्ट सीरीज़ भी ज़्यादा दी है मैंने, पिछले पिछले बार नहीं दे पाया था, उसमें भी लैग हो गया था। और इस बार आप लोगों ने भी स्ट्रैटेजी बताई थी कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो सब भी काम करता है। इस बार मैंने बैच जॉइन किया था, तो फिर उससे भी हो गया हेल्प कि कैसे अटेम्प्ट करना है। और फिर पिछले बार का एक्सपीरियंस भी था कि मैंने कहाँ-कहाँ गलतियाँ की थी, जो इस बार नहीं करना है, तो वो एक्सपीरियंस भी काम आ गया। यही सब था सर। बिल्कुल। गलती से आदमी परफेक्टली सीखता है ना? जी सबसे सर। ज़्यादा हाँ। सिखाने वाली चीज़ अगर कोई है, लेकिन बस सीखने वाले का एटीट्यूड होना चाहिए। अच्छा एक बात हाँ, बताओ, हाँ। आपने बैच जॉइन किया, गेट का बैच जॉइन किया, ईएससी एग्ज़ाम और गेट दोनों दिया, फिर आपने जो है पहली बार जब आपने प्रीलिम्स दिया हो गया, फिर मेंस में नहीं हुआ, कहीं आपको डिमोटिवेशन नहीं आया तैयारी करते वक़्त? भाई कई बच्चे आते हैं, पूछते हैं सर पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा? तो इन सब प्रिपरेशन में एक पेशेंस की जरूरत होती है, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई क्या होगा पता नहीं, डिमोटिवेशन तो आया नहीं? और अगर डिमोटिवेशन आया तो आपने ओवरकम कैसे किया? सर एक्चुअल में मतलब मेरा मेन फ़ोकस तो मतलब एसएससी नहीं था उस टाइम के लिए, उस टाइम तो बस मैंने दे दिया था प्री। जी। एक्चुअल में तो गेट टीएससी फ़ोकस था मैं, बट ठीक है प्री हो गया था तो मैंने सोचा हाँ मेंस हो जाता तो और अच्छा होता। नहीं हुआ तो फिर थोड़ा डीमोटिवेट हुआ था, लेकिन फिर फैमिली वालों ने बोला, सपोर्ट किया, पापा-मम्मी ने बोला कि हाँ ठीक है, लगे रहो, कुछ ना होगा ही। तो फिर मैं लगा रहा, फिर ठीक है मतलब मैं सोचा कि हाँ, मतलब मेहनत करने से ही होगा, तो फिर मैंने लगा रहा। कॉल अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है सर, कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है। टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो होना ही होना है एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसका एग्जाम आज नहीं तो कल क्लियर होना होना ही है। होना है। कई बार जी गलतियां सर। हो जाती हैं स्ट्रेटजी, क्योंकि मेरा भी बीइंग अ फैकल्टी ये मानना है कि सब्जेक्ट नॉलेज ही सफिशिएंट नहीं है किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए।
ओवरऑल स्ट्रेटेजी आपको देखनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, उस टाइम एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी, विद इन टाइम जो है आपको एग्जाम को क्लियर करना है। तो इससे सब कुछ ये करने के लिए आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, पीवाईक्यूज करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आपको टेस्ट सीरीज भी देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में अपनी कमियां आपको ढूंढना पड़ेगा और उसको दूर करना पड़ेगा। अगर हमारा सिलेक्शन पिछली बार नहीं हुआ तो कोई वजह तो रही होगी, ठीक है, उसको हुँ, आपको ढूंढना पड़ेगा और उसका सबसे सटीक आंसर आपको खुद से मिलता है, ठीक है। जी सर, बिल्कुल जी सही सर। बात। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, आज आर्यन से बहुत सारी बातें हुई। आर्यन ने 2022 में बीटेक क्वालिफाई करने के बाद यहाँ से ज्वाइन किया क्लासरूम प्रोग्राम, जिसको गेट और ईएससी का क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया। इन्होंने प्रिपरेशन करी, फिर यहाँ पे इन्होंने प्रीलिम्स निकाला, नहीं हुआ, देन प्रीलिम्स मेंस दोनों इस बार निकाला इन्होंने और सीपीडब्ल्यूडी में इनकी सीट सिक्योर हो गई। तो देखिए, जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, कहीं ना कहीं मेहनत होती है, उनकी मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। ये नहीं है कि आप देखिए व्हाट्सएप चलाते हुए, फेसबुक, इंस्टाग्राम रील्स और ये सब करते हुए गेट, ईएससी, एसएससी, जेई आप नहीं निकाल सकते। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा, तमाम चीजों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, शादी पार्टी ये सब से संन्यास लेना पड़ेगा। भाई देखो, ये कहा है, पिछले जो बड़े बूढ़े लोग हैं कहते हैं कि परदेश कलेश नरेशन के, सबके बस का नहीं है। बाहर परिवार से निकल के आना और यहाँ घर द्वार सब कुछ छोड़ के पढ़ाई करना, डेडिकेटली पढ़ाई करना, और जो ईमानदारी से पढ़ाई करता है उसको रिजल्ट मिलता है। और आपके सामने बैठे हुए हैं, जब बच्चे क्लास में हम लोगों के सामने आते हैं, यही चीजें हम लोग सबको बताते हैं। 400 की क्लास में जब बच्चा बैठा रहता है तो एक ही गाइडेंस, एक ही सब कुछ सारे बच्चों को दिया जाता है। कुछ बच्चों को समझ में आ जाता है और लगन से लग जाते हैं, और लगते हैं तो निकलता भी है। आर्यन, आपके फ्यूचर गोल्स के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार को इस अचीवमेंट के लिए मैं आपको, आपके परिवार को मास्टर लर्नर की तरफ से, आईएएस मास्टर की तरफ से ढेर सारी बधाई देता हूं। और आप अपने फ्यूचर गोल में लगे रहिए, आगे भी आपको सफलता मिलेगी। यहाँ टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू अ लॉट।